श्री राम विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं ज्योग्राफी टीचर भंवर सिंह बेदवाल। हम कक्षा कार्य के एक विशेष टॉपिक अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक को हमने एज ए फाउंडेशन यानी कॉम्पिटिशन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। 11वीं क्लास का टॉपिक है, लेकिन जो कॉम्पिटिशन के एग्जाम तैयार कर रहे हैं यदि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उनके लिए भी ये वीडियो समान रूप से प्रभावी रहेगा। और हम 11वीं क्लास को इस साल से फाउंडेशन की तरह पढ़ा रहे हैं, जैसे कि आपकी कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तैयारी भी साथ ही साथ होती रहे। तो देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है अक्षांश व देशांतर रेखाएं। तो देखिए अक्षांश रेखाएं व देशांतर रेखाएं। तो देखिए सबसे पहले अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्या होती है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और इनकी कल्पना क्यों की गई। तो देखिए अक्षांश व देशांतर रेखाएं, यदि हमें ग्लोब की आकृति को देखें, देखिए ये ग्लोब है, यदि हम इस ग्लोब को देखें तो इस पर ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। तो इस पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर और तथा पूर्व से पश्चिम की तरफ कुछ रेखाएं खींची होती है, काल्पनिक रेखाएं खींची है। तो इन रेखाओं को अक्षांश व देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो देखिए अक्षांश व देशांतर रेखा क्या है, तो ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश व देशांतर रेखाएं कहलाती है। अब इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी इनकी, तो देखिए पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है, पृथ्वी का क्षेत्रफल है लगभग 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो इस पृथ्वी के क्षेत्रफल पर किसी भी स्थान जैसे पर्वत, पठार, झील, नदी, तो इस पर किसी भी स्थान की स्थिति को सरलता से ढूंढने के लिए अक्षांश व देशांतर रेखाओं की कल्पना की गई। देखिए जैसे पृथ्वी का मॉडल है, ग्लोब पृथ्वी का मॉडल है और इस ग्लोब को 1492 में मार्टिन महोदय ने बनाया। तो आप इस देखिए इस ग्लोब पर या पृथ्वी का मॉडल था, इस पर कई सारे देश है, कई स्थान है टाप हुए। तो किसी भी स्थान पर जैसे चाहे कोई पर्वत हो सकता है, कोई नदी हो सकती है, कोई झील हो सकती है या किसी स्थान हो सकता है, तो उस स्थान को सरलता से व शीघ्रता से ढूंढने के लिए अक्षांश व देशांतर रेखाओं की कल्पना की गई। और अक्षांश व देशांतर रेखाएं विशेष रूप से जो वायुयान चालक है या जो नाविक होते हैं, जो पानी के जहाज चलाते हैं, उनके लिए उपयोग होती है। जैसे यदि कोई एरोप्लेन है और वो एरोप्लेन दिल्ली से जयपुर आ रहा है, माना कि अब एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है, तो उसको ये पता कैसे लगेगा कि जयपुर आ गया, तो ये अक्षांश व देशांतर रेखाओं के माध्यम से पता चलता है। या कोई जैसे पानी में चलने वाला जहाज, उसका नाविक है कहीं ऐसी जगह फंस गया कि वो अपने मार्ग से भटक गया, तो वो कैसे संकेत देगा कि मैं किस जगह फंसा हुआ हूं। तो देखिए अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्या है, ये इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश व देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और देखिए ये अक्षांश रेखा है ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम तरफ। देखिए आप कंफ्यूजन होंगे कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, जबकि अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है। तो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की तरफ तथा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और इन अक्षांश रेखाओं का जो जाल होता है, ये जाल कहलाता है भूग्रिड। अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जाल भूग्रिड कहलाता है। अब मैंने आपको बताया कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो पृथ्वी पर किसी भी स्थान को सरलता से व शीघ्रता से ढूंढने के लिए अक्षांश व देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पड़ी या इनकी कल्पना की गई। अब देखिए ये मैंने आपको बताया कि अक्षांश व देशांतर रेखाएं विशेष रूप से वायुयान चालकों के लिए उपयोग होती है। देखिए कि जैसे यदि आप भारत के नक्शे के अंदर देखेंगे कि भारत के अंतर्गत यदि यहाँ पर ये दिल्ली है और इस दिल्ली में ये यहाँ से दिल्ली से एरोप्लेन को जाना है और एरोप्लेन को जाना है जयपुर, तो उस एरोप्लेन में पता कैसे लगेगा कि जयपुर आ गया। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण होती है पहले तो दिशा होती है, तो दिशा का ज्ञान होना चाहिए। देखिए इसे ये आपको ये जो डायग्राम दिखा है, इसमें चाहे ये बोर्ड कहीं भी किसी भी दिशा में लगाओ, चाहे किसी दीवार पर लगाओ, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो सीधा हाथ होता है वो रहता है पूरब में, सीधा हाथ रहता है पूरब में, उल्टा हाथ रहता है पश्चिम में, सर रहता है उत्तर में और पैर रहते हैं दक्षिण में। तो देखिए आप कहीं भी अध्ययन कर रहे हो तो आपको दिमाग में बात ध्यान रखनी है कि आपके जो सीधे हाथ की तरफ होता है पूरब, उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता, आप एक सबसे सीधा तरीका है, आप एक बात ध्यान रख सकते हैं
आपको एक शब्द तो याद हो जाएगा, पप्पू। और पप्पू उद्यम मचाता है, ये क्या करता है, उद्यम मचाता है, ये उद्यम मचाता है। अब आप देखो, आप कुछ नहीं कर रहा, ये पप्पू का चित्र बना दिया, ये पप्पू है और पप्पू का नाम लिख दिया, ये पप्पू, और ये उद्यम मचाता है। तो देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, तो ये चार आप दिशा पता लगा। अब मैं कहता रहा था आपको कि जैसे यहाँ पर ये दिल्ली है, दिल्ली में एरोप्लेन खड़ा है और उसको जयपुर जाना है, तो सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि दिल्ली से जयपुर किस दिशा में, माना कि जयपुर ये दक्षिण पश्चिम दिशा में यहाँ पर जयपुर है, तो एरोप्लेन का मुंह इधर खड़ा कर रही है इस तरह से। अब जब दिल्ली से जयपुर के लिए एरोप्लेन जाएगा तो उसके अंदर मीटर लगे रहते हैं, उसमें अक्षांश व देशांतर होते हैं, प्रत्येक स्थान के अक्षांश व देशांतर रेखा होती है, तो उनको पता लग जाता है कि जयपुर के अक्षांश और देशांतर के मीटर भागे, तो जयपुर को पता लग जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अक्षांश व देशांतर रेखाओं की आवश्यकता किसी पृथ्वी पर किसी भी स्थान को सरलता से शीघ्रता से ढूंढने के लिए पड़ी। अब देखें, तो अब अक्षांश रेखा क्या होती है, तो ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती है। या भूपृष्ठ पर देखिए, धरातल पर, ये धरातल है, भूपृष्ठ पर ग्लोब के पृथ्वी के केंद्र से, ये पृथ्वी के केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी, पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी अक्षांश कहलाती है। तो देखिए, आप अगर पृथ्वी के केंद्र से, तो ये पृथ्वी का केंद्र है, आप यहां से नापेंगे तो ये 23.5 डिग्री, आप कहीं से भी आपको केंद्र से, तो ये 23.5 डिग्री मिलेगी। तो पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी, जिसे अंश, मिनट व सेकंडों में मापा जाता है, सेकंड। तो देखिए, जो कोई भी डिग्री होती है इसको घड़ी के टाइम के हिसाब से मापा जाता है। जैसे ये लिखा है 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री है, तो इसको हमने ये लिखा है 23.5 डिग्री लिखा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 23 डिग्री और 30 मिनट, डबल डैश लग गया तो मिनट। देखिए, जो डिग्री होती है वो घड़ी के टाइम के हिसाब से चलती है। अगर इस मिनट की जगह जैसे 59 हो गया, 59 के बाद जैसे ही 60 होगा तो यहाँ पर 24 डिग्री हो जाएगी। तो 23 डिग्री और ये 30 मिनट, एक डैश लग गया मिनट, और अगर मैं यहाँ पर जैसे डबल डैश लगा देता हूँ तो ये हो गया सेकंड। तो जो डिग्रियां होती है, जो अक्षांश होते हैं, उसको डिग्री में मापा जाता है। तो ये 23 डिग्री 30 मिनट 25 सेकंड हो गया। तो देखिए, अक्षांश रेखा क्या होती है कि ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है अक्षांश रेखा कहलाती है। यह पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी अक्षांश कहलाती है। अब देखिए, अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। तो आप देखिए, ग्लोब पर देखिए कि सबसे पहले कि सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। इस ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर अक्षांश रेखा खींची होती है। तो आपको मैं डाउट क्लियर कर देता हूं, देखिए ग्लोब है, तो इस ग्लोब पर आपका जो सीधा हाथ इधर है, ये तो हो गया पूर्व, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। तो देखिए, पृथ्वी हमेशा घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, इस तरह से घूमती है, लेकिन जो अक्षांश रेखा है वो खींची रहती है पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो देखिए, इस पर ग्लोब पर कई सारी इस तरह से आड़ी आड़ी लाइनें खींची हुई है। आप इससे इंग्लिश शब्द से भी पकड़ सकते हैं, आपका भी कंफ्यूज हो जाता है कि अक्षांश रेखा कौन सी है, देशांतर रेखा कौन सी है। तो देखिए, अक्षांश इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेटिट्यूड, यानी लेटी हुई जो आड़ी रेखा है, लेटी हुई रेखा है, वो कहलाती है अक्षांश रेखाएं। तो सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। देखिए, इस पर ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं हैं ये समांतर है, एक दूसरे के समांतर है और एक वृत्ताकार होती है। इस ग्लोब पर एक अक्षांश है, ये वृत्ताकार होती है। इसका सही नाम देखा जाए तो अक्षांश रेखाएं होती नहीं, अक्षांश वृत्त होते हैं। तो सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर खींचे हुए पूर्ण वृत्त के रूप में होती है, इसलिए इन्हें पैरल्स कहते हैं। अक्षांश रेखाएं कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। अब देखिए, सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर खींच रहती है। अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम की तरफ खींची रहती है, पूरब से पश्चिम की ओर। इस पर देखिए कि सभी अक्षांश रेखाओं में देखिए, इस पर ग्लोब पर ये वृत्ताकार रेखाएं खींची हुई है। देखिए, ये वृत्त है और ये बीचों बीच में इस ग्लोब पर देखिए, मैं हाथ से लगा रहा हूं, बीचों बीच ये है भूमध्य रेखा, बीचों बीच में भूमध्य रेखा, या इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं।
अब इससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये व्रत छोटे होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। देखिए आप यहाँ से जैसे मैं व्रत बना रहा हूँ, उसमें वृत्ताकार बनाता जा रहा हूँ, नीचे बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर बिंदु तक आते आते व्रत छोटे होते जा रहे हैं और नीचे भी छोटे होते जा रहे हैं। तो कहने मतलब है कि सभी अक्षांश रेखाएं ध्रुव से पूर्व से पश्चिम को खिंचाती है और अक्षांश रेखा में भूमध्य रेखा सबसे बड़ा व्रत होती है। इससे ऊपर की तरफ जाते तो भी व्रत छोटे होते जा रहे और नीचे की तरफ आ रहे तो भी व्रत छोटे होते जा रहे। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ये मात्र बिंदु के रूप में रहते हैं, ये बिंदु के रूप होते हैं। अब देखिए कुल अक्षांश कितने होती है, अक्षांश रेखा की बात करते हैं तो ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा ध्रुव को दो बराबर भागों में बांटती है और इससे ऊपर का भाग है ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। ध्रुव से ऊपर भूमध्य रेखा से ऊपर का भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें 90 अक्षांश तो रहते हैं उत्तरी गोलार्ध में और 90 अक्षांश रहते हैं दक्षिणी गोलार्ध में और एक रहती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का मान 0 डिग्री होता है लेकिन इसकी संख्या 1 होती है। तो इस प्रकार से कुल अक्षांश होते हैं 181। क्वेश्चन आ जाता है कि कुल अक्षांश कितने होते हैं, 181। और यदि बात करते हैं कि अक्षांश व्रत कितने होते हैं तो देखिए अक्षांश व्रत होते हैं 179, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव तो मात्र बिंदु के रूप में हो जाते हैं, मात्र बिंदु के रूप में होते हैं। तो देखिए इसमें अगर ये 2-3 विशेषताएं देखी थी कि सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं, सभी अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, इसलिए इन्हें पैरेलल्स कहते हैं। भूमध्य रेखा सबसे बड़ा व्रत होती है, इससे ऊपर की तरफ जाते हैं तो व्रत छोटे होते जाते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं तो भी व्रत छोटे होते जाते हैं। और कुल अक्षांश होते हैं 181, कुल अक्षांश व्रत होते हैं 181 और अक्षांश व्रत होते हैं 179। अब देखें कि ये दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है और इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और दो अक्षांश रेखाओं के तो बीच का क्षेत्र दिख रहा है ये कहलाता है कटिबंध। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र कहलाता है कटिबंध। तो देखिए आपको दो बात ध्यान रखनी है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर और अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है कटिबंध। अब इसमें जो 5 अक्षांश रेखाएं सबसे महत्वपूर्ण होती है, 5 अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखाएं होती है इसे कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इसको कहते हैं कर्क रेखा या कर्क व्रत। इसी प्रकार से जो दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा है इसको कहते हैं मकर रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है इसको कहते हैं आर्कटिक रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा है इसको कहते हैं अंटार्कटिका रेखा। अब देखिए भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है इसलिए यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं, यानी 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है। ये आपको विशेष जानना है कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात। जबकि आप देखिए 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश का क्षेत्र है, यहाँ पर 24 घंटे के दिन और 24 घंटे की रात होती है। और ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ये दोनों ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। तो देखिए भूमध्य रेखा पर 2 डेट ऐसी रहती है जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर 2 डेट ऐसी रहती है कि जिस दिन दिन और रात बराबर होती है, 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है। और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर रहता है तो इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है और लगभग 13.5 घंटे का दिन होता है और इसे कहते हैं कर्क संक्रांति। जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है इसे कहते हैं कर्क संक्रांति। और 22 दिसंबर को सूर्य आ जाता है मकर रेखा पर और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और इसे कहते हैं मकर संक्रांति। तो देखिए आपको 4 डेट ध्यान में रखनी है कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर कब होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो देखिए 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो इस दिन कर्क संक्रांति होती है और ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और सबसे छोटा दिन कब होता है,
22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है और ये होती है मकर संक्रांति। तो देखिए आज हमने इस टॉपिक के अंतर्गत अक्षांश रेखाओं के बारे में विशेष रूप से अध्ययन किया है, हमने डिटेल से समझाया। तो मुझे विश्वास है कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा और यदि आप कोई इसमें कमी रह गई हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं और यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।